हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलो, तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात की थी, है ना। अर्थात ऑक्सिन हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव के बारे में कल हमने डिटेल से बात की थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोर्ड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि आलू के कंदों को संग्रहित करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता था, है ना, किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने कल कुछ और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे, जैसे जड़ों का समारंभन है IBA से, है ना, और फसली पौधों का गिरने से बचाव करता है, मोस्ट कार्य हैं। उसके अलावा खरपतवार का कंट्रोल करता है, जैसे 2,4-D है, डेलापेन है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हमने उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखे थे, ठीक है भाई। आज जो हम दूसरे हार्मोन की बात करने जा रहे हैं, वो दूसरा इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। क्या है भाई? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। अब ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, किसने की, इसकी क्या कुछ हिस्ट्री है और क्या इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, वो हम यहाँ डिटेल से देखेंगे ना। केमिस्ट्री, जो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होती हैं, रासायनिक जो संरचना होती हैं, उनकी हम यहाँ बिल्कुल भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है उनको, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी कभी भी आपसे यहाँ केमिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ध्यान से देखिए भाई, ये जिब्रेलिन है, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा जो हमें सबसे पहले याद करने, ठीक है। तो देखो, इसकी खोज जापान में हुई। धान के खेत में कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे पाए गए, जिनमें पुष्पन का अभाव था। इसे बेकने रोग कहते हैं। पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं, फिर उसको क्लियरली हम समझेंगे। होरी ने इस रोग पर अध्ययन किया और पाया कि ये पौधे असामान्य रूप से लंबे व पतले होते हैं, जिनमें फल व बीज उत्पन्न नहीं होते, अतः इन्हें बेवकूफ नवोद्भिद कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह रोग एक कवक जिब्रेला फ्यूजी कोराई से होता है। याबूता तथा हयाशी ने
इस कवक से एक रसायन प्राप्त किया जिसे जिब्रेलिन कहा गया। ब्रायन ने इसे जिब्रेलिक कहा। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? अरे अभी तो बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 100 प्रकार के होते हैं लेकिन GA3 सबसे मुख्य होता है। ठीक है भाई, तो ये जो है वो है कुछ हिस्ट्री जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं ये हिस्ट्री क्या कहती है। ये सारी चीजें आपको PDF में मिल रही हैं, है ना, आपने पढ़ लिया होगा। और यदि मैं आपको बता दूं कि इन पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट यदि आपको PDF में नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि जैसे लिखा दिया कोई स्टूडेंट की है तो कई बार रह जाता है ना, नहीं लिखता है ना, तो आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, यदि रह गया है और यदि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो आपको पढ़ लेनी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए देखिए भाई, सुनो, लेकिन मोस्ट बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा, है ना। बोर्ड पे मैं जितनी भी बात लिखूंगा ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाँ सुनिए भाई, तो बात चल रही है जिब्रेलिन हार्मोन की। सेकंड हार्मोन है जिब्रेलिन। तो मैं आपको बता दूं, जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसकी खोज जापान देश में हुई थी। ठीक है, जापान देश में हुई थी। तो कैसे हुई थी वो हम देखते हैं कि सन 1980 में एक बार एक खेत में चावल की फसल हो रही थी। चूंकि वहाँ सर्वाधिक मात्रा में चावल ही होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है मतलब, है ना। तो चावल की जो खेती हो रही थी तो उस धान के खेत में कुछ ऐसे पौधे देखे गए जो अत्यधिक लंबे हुए, लेकिन उन पौधों में पुष्पन नहीं हुआ। बात को ध्यान समझो, धान का एक खेत था लेकिन उस खेत में कुछ ऐसे प्लांट देखे गए जो असामान्य रूप से मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, लेकिन उनमें पुष्पन नहीं देखा गया। तो वह एक डिजीज थी जिस डिजीज को हम कहते हैं बेकने रोग। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि बेकने रोग क्या है। तो आपको बताना है कि बेकने रोग चावलों में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें पौधे असामान्य रूप से लंबे होते हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, पुष्पन नहीं होता। ठीक है, तो उस रोग को नाम दे दिया बेकने। अब एक होरी नाम के वैज्ञानिक थे, होरी, तो उन्होंने इस रोग पर अध्ययन किया, बेकने रोग पर, और अध्ययन किया और उन्होंने क्या देखा कि ये जो पौधे थे वो असामान्य रूप से लंबे और पतले होते हैं और इनमें फल और बीज उत्पन्न नहीं होते। भाई जब पुष्पन ही नहीं होगा तो ये फल और बीज भी उत्पन्न नहीं करेंगे, अतः इनको बेवकूफ नवोद्भिद कहा गया। बात को नोट कीजिए, होरी ने इस बेकने रोग से ग्रसित प्लांटों को क्या नाम दिया? बेवकूफ नवोद्भिद। समझ में आ गई मेरी बात? तो यदि आपसे पूछ ले कि बेवकूफ नवोद्भिद किन्हें कहते हैं तो बेकने रोग से ग्रसित चावल के प्लांट को कहते हैं। क्यों कहा? क्योंकि ये असामान्य रूप से लंबे पतले होते हैं लेकिन इनसे कोई भी फल और बीज उत्पन्न नहीं होता या प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बेवकूफ नवोद्भिद कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये वो और इंपॉर्टेंट है, ये दो तो हमें डेफिनेशन पता चल गई, बेकने रोग और बेवकूफ नवोद्भिद क्या है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये जो जिब्रेलिन हार्मोन ये जो रोग था बेकने रोग, याद रखना अब इस बात को,
इस रोग को फैलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है एक फंगस जिसको हम कवक बोलते हैं, और उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। याद कीजिए 11th क्लास जब मैंने आपको कवक जगत पढ़ाया था, फंगाई जगत, और मैंने वहाँ पे भी इसको आपको रटाया था। याद आ रही हैं आपको मेरी बातें? वो पुराने दिनों की बातें जब हम लाइव क्लास लिया करते थे। अब वो पास्ट टाइम है भाई, भूतकाल है ना, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो दिन अलग ही होते थे उस समय तो भाई, अब बात कुछ अलग है। देखिए, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कवक से हम जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त करते हैं, बताया था ना, है ना? अब भी आपकी कॉपी में नोट लिखा हुआ होगा, आप देख लेना, है ना? चलिए, तो ये जो रोग था बेकने रोग, वो किस कवक से प्राप्त होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, तो याबूता और हयासी, अरे चाइनीज नाम है भाई, ऐसे ही होते हैं। याबूता और हयासी, याबूता और हयासी दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कवक से एक रसायन प्राप्त किया। अब बात को नोट करना आप मेरी को, जिब्रेला फ्यूजिकोराई प्लांट कोई ऐसा पदार्थ छोड़ता होगा जिससे प्लांट बेकने रोग से ग्रसित होता होगा, है ना? बेकने रोग का क्या लक्षण था? पौधों का असामान्य रूप से लंबा हो जाना, यही होता है ना, समझ में आ रही बात? हाँ, तो इन्होंने इस कवक से एक रसायन प्राप्त किया, एक क्रिस्टलीय रूप इसका प्राप्त किया, जिसे हम जिब्रेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। और एक ब्रायन थे, इन्होंने इसको जिब्रेलिक अम्ल कहा। ठीक है, तो 100 से अधिक आजकल जिब्रेलिक अम्ल के टाइप खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है GA3। क्या है? GA3। सबसे इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है? GA3 है। ठीक है, यदि आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाए, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा तो आप वैसे इसको याद रख लेना, C19H22O6। वैसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपसे वो कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, फिर भी हमें थोड़ा बहुत देख तो लेना ही है भाई, समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक आपको ये हिस्ट्री समझ में आ गई जिब्रेलिन हार्मोन की, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं आराम से। ठीक है भाई? हाँ, तो जिब्रेलिन हार्मोन के संदर्भ में हमने एक बेकने रोग की बात की, हमने बेवकूफ़ नवोद्भिद के बारे में बात की, हमने एक कवक देखा जो इस रोग को फैलाता है, और इस कवक से हमने एक रसायन प्राप्त किया जिसे जिब्रेलिन कहा गया। क्लियर? तो इस प्रकार खोज हुई थी जिब्रेलिन हार्मोन की। ठीक है भाई? चलिए, अब ये हार्मोन किस में पाया जाता है? प्लांटों में। अब ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हुई। अब हम बात करते हैं मोस्ट वन, इसके कार्यकीय प्रभाव, कार्यकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो कौन कौन से मुख्य कार्य प्लांटों के लिए करता है। तो पहला कार्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, वो है पर्वदीर्घन। पर्वदीर्घन मतलब प्लांट की नोड, पर्व, जहां से कोई भी पत्ती ब्रांच निकलती है, उसकी वृद्धि करना इसका बहुत मुख्य काम होता है। आप याद रखो कि जो कवक थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, वो एक रोग उत्पन्न करती थी, और उस रोग की क्या विशेषता थी कि जो प्लांट होता था वो लंबा हो जाता था, यही था ना? ठीक है, तो इससे हमने वही हार्मोन प्राप्त किया जिसको हम जिब्रेलिन कह रहे हैं। अब वो हार्मोन प्लांटों में क्या काम करेगा भाई? पहला काम है पर्वदीर्घन। तो देखते हैं, यह हार्मोन पौधे के पर्वदीर्घन को प्रेरित करता है, जिससे
पौधे की लंबाई बढ़ती है। रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय पादपों में यह पर्णरहित पर्णदीर्घन को प्रेरित कर उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। इस पर्णरहित पर्व को वोल्ट तथा इस क्रिया को वोल्टकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, पहला और इम्पोर्टेंट कार्य जिबरेलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है कि ये जो हार्मोन है वो पौधों की जो नोड्स होती हैं, पर्व होती हैं, उनकी वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, और यदि पर्व की वृद्धि होगी तो जो प्लांट है उसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इसका क्या हो रहा है आज दोबारा से है, चलो, मुख्य कार्य इसका क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है, देसी भाषा में यदि हम बात करें तो बौने पौधों को लंबा करने के लिए, सिंपल सी बात है, जो पौधे बौने होते हैं जिनको हम रोजेट स्वभाव के बोलते हैं, उन पौधों की यदि हमें लंबाई में वृद्धि करनी है ना, तो आप उस पर जिबरेलिन हार्मोन डाल दो, उसका पर्व दीर्घन होगा, जिससे वो पर्ण रहित, याद रखना इस शब्द को, पर्ण रहित जिसमें पत्ती नहीं होगी, वह पर्व बढ़ता है, जिससे पौधे की लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये इसका मुख्य काम होता है। अब आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि वोल्टिंग क्या है, बोल्टकरण क्या है ना। तो बोल्टकरण की सीधी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि जिबरेलिन हार्मोन द्वारा रोजेट स्वभाव के पादपों में, रोजेट मतलब एक प्रकार से आप बौने पौधे मानो ना, रोजेट स्वभाव के पादपों में पर्ण रहित पर्व की लंबाई में वृद्धि करना बोल्टकरण कहलाता है। ठीक है, कि जो पर्ण रहित पर्व होती है उसे बोल्ट कहते हैं और इस क्रिया को बोल्टकरण कहते हैं। जैसे आपकी बुक में आप देखना, ये एक गमला है और इस गमले में इस प्रकार का पौधा है, ये बिल्कुल छोटा लग रहा है, मतलब रोजेट स्वभाव का, और दूसरी साइड में ये एक और गमला है। यदि इस पे हम जिबरेलिन हार्मोन डाल दें तो इसका जो पर्व है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल इस प्रकार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, ऐसा अब ये जो है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये पर्ण रहित पर्व है। क्या है ये? पर्ण रहित, जिस पे कोई भी पत्ती नहीं आई है यहां पर। ठीक है, तो इस पर्ण रहित पर्व को हम बोल्ट कहते हैं और इस क्रिया को हम बोल्टिंग या बोल्टकरण कहते हैं। तो देखिए, ये जो रोजेट स्वभाव के द्विवर्षीय प्लांट हैं, जो गमले टाइप के पौधे होते हैं, उनकी लंबाई में यदि हमें वृद्धि करनी है तो हमें जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको जिबरेलिन हार्मोन का पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या, पर्व दीर्घन, अर्थात बौने पौधों को लंबा करने के लिए हम जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बेकनी रोग आपको याद है ना, उसमें चावल के पौधे असामान्य रूप से लंबे पाए गए थे और उसी से तो हमने ये हार्मोन प्राप्त किया है। तो यदि आप इसको प्लांट पर डालेंगे ये तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन हमने इसको शुद्ध कृष्ण लिए प्राप्त किया था ना, जो डिजीज नहीं फैला सकता। क्लियर है? हाँ, तो ये पहला कार्य आपको समझ में आया नहीं आया, पर्व दीर्घन। ठीक है भाई,
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड कार्य, तो पर्व दीर्घन में आप बोल्टकरण वाला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि रोजेट स्वभाव के पौधों को, पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त रहता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन, है ना, समझ रहे हैं। या आपसे पूछ ले बोल्ट तथा बोल्टकरण क्या है, तो आप बोलेंगे पर्ण रहित पर्व को बोल्ट कहते हैं और पर्ण रहित पर्व के निर्माण की प्रक्रिया को बोल्टकरण कहते हैं, ठीक है। आप कैसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। चलिए, पहला कार्य समझ में आ गया सभी को, पर्व दीर्घन। दूसरा जो काम है इसका वो है बीज अंकुरण। बीज अंकुरण याद रखो, बीजों का जो अंकुरण होता है जिससे नए प्लांट बनते हैं, तो यदि हम उन बीजों को जिब्रेलिन हार्मोन में डाल दें, है ना, और फिर उनको बोएं, तो वो बहुत ही जल्दी अंकुरित होते हैं और नई फसल ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। काम है भाई, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिब्रेलिन हार्मोन का, क्या कि ये बीजों का अंकुरण करवा देता है। आपको ज़रूरत होती है नहीं होती बीजों का अंकुरण कराने की जल्दी? अरे देखो, सामान्य जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसे 3 या 4 दिन का टाइम लगता है ना, नॉर्मल जनरली। लेकिन यदि हम उसमें जिब्रेलिन हार्मोन डाल के जिब्रेलिन हार्मोन के घोल में बीज को डालें और फिर बोएं, तो वो लास्ट 1 या 2 दिन में एक नया प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। तो बीज का अंकुरण कराने में भी इस हार्मोन की बहुत भूमिका है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, यह बीज अंकुरण में सहायता करता है, भ्रूण में जिब्रेलिन हार्मोन बनता है जो प्रोटीज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, एंजाइम संश्लेषण को प्रेरित करता है, जो पाचन कर वृद्धि में सहायक होते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल सी मैं आपको देसी भाषा में बात बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखो, आप बहुत समय से बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इतना तो जान गए होंगे। देखो, मान लीजिए किसी भी बीज को अंकुरित होना है ना, कोई ना कोई क्रिया होगी उसके मध्य। यदि किसी बीज को अंकुरित होना है तो आप मुझे बताइए, उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। और यदि उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होता है, अपने अंदर जो खाद्य पदार्थ है, यदि उसका ज़्यादा जल्दी डाइजेशन हो जाए तो उसको उतनी ही जल्दी ऊर्जा मिलेगी। एम आई राइट? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, हमने भोजन किया, यदि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैवी पाचक एंजाइम है तो हमारे भोजन को वो जल्दी डाइजेस्ट करेंगे, जिससे हमें जल्दी ऊर्जा मिलेगी। अरे वही ग्लूकोज प्रोटीन वाली बात है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन किस प्रकार बीजों का अंकुरण कराता है वो देखो, कि कोई बीज है तो उस बीज में भ्रूण होता है ना, बीज में भ्रूण। हम सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में, है ना। उस भ्रूण में जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। और ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे मुख्य रूप से पाचक एंजाइम होते हैं, एमिलेज वगैरह जो भी हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, एमिलेज। ये पाचक एंजाइमों के संश्लेषण को प्रेरित कर देता है जिब्रेलिन। और जैसे ही ये एंजाइम ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, ये क्या करेंगे, उस भ्रूण में जितना भी खाद्य पदार्थ है उसका फटाफट डाइजेशन कर उसे ऊर्जा में बदल देंगे। और यदि उसको जितनी ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलेगी, वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, अंकुरित होगा।
क्लियर, ठीक है। तो बीजों के अंकुरण कराने में भी मदद करता है। अब हालांकि आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा ये कैसे करता है, लेकिन फिर भी बाई चांस यदि उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि जिब्रेलिन हार्मोन बीजों का अंकुरण कराने में सहायता करता है कैसे, है ना, क्वेश्चन दे दिया, तो आपका सीधा सा आंसर ये रहेगा कि भ्रूण में प्लांट बीज के भ्रूण में जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो विभिन्न पाचक एंजाइमों के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जो खाद्य पदार्थों का पाचन कर ऊर्जा बनाते हैं, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। बस इतना लिखना है। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये दो कार्य हमारे हो गए। तीसरा जो कार्य है वो है प्रसुप्ति भंग करना। क्या है? प्रसुप्ति भंग करना। तो भाई एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है, जो ये जिब्रेलिन हार्मोन है, ये क्या करता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं, मोस्टली जैसे मैं आपको बताऊं कि या तो पादप की कलिका हो या बीज, तो इनकी प्रसुप्त अवस्था को नष्ट कर उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अरे भाई वैसे देखो प्रसुप्ति वाला टॉपिक है ना, अभी इसी चैप्टर में आने वाला है, ठीक है, वहां हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे ना, हाँ आराम से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने प्रसुप्ति को आपको थोड़ा सा बता ही दिया है कि वह बीजों का वह समय जब तक वह अंकुरित नहीं हो, है ना। आपको याद है जो ऑक्सिन हार्मोन था, वो तो इनकी प्रसुप्ति को बना के रखता है, अर्थात उनको अंकुरित होने से रोकता है, जिसका फायदा उठाकर हम आलू को संग्रहित कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि हमें किन्हीं पौधों की जिनकी लंबी प्रसुप्ति अवस्था होती है, यदि उनको जल्दी अंकुरित करवाना है तो हम कौन से हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन का। अब इसकी थ्योरी लिखना आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप है ना, आप समझ जाएंगे कि वृक्षों की कलिका और बीजों की प्रसुप्ति अवस्था को ये नष्ट कर उन्हें अंकुरित होने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो काम है वो है इसका पुष्पन का, फ्लावरिंग, पुष्पन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक घटना होती है प्रेरक शीत उपचार, जिसको वर्नेलाइजेशन हम बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन। एक घटना होती है प्रेरक शीत उपचार। अब ये घटना मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इससे जब हमारे ये हार्मोन कंप्लीट हो जाएंगे पांचों, तो इससे अगला जो टॉपिक है ना वो इसी घटना पर है। किस घटना पर? कि जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें आखिर किस प्रकार पुष्पन की क्रिया होती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप एक इतना शब्द याद रखो कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है, यदि हम किन्हीं पौधों पर उसका छिड़काव करें तो वो एक प्रेरक शीत उपचार की तरह काम कर उन पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है, जिससे कम समय में उस पौधे में पुष्प लगने लग जाते हैं। आजकल आपने विभिन्न प्रकार की वैरायटी प्लांट देखे होंगे, है ना, कि ऐसे ऐसे प्लांट आ रहे हैं जिनमें मात्र 2-3-4 महीने पीछे ही फल और फूल आने लग जाते हैं, है ना। ये सब जो वैरायटीज है ना वो बिल्कुल इसी प्रकार तैयार की गई हैं, ठीक है, हाँ। तो याद रखो आप कि जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है वो प्रेरक शीत उपचार की तरह काम कर पुष्पन की क्रिया को भी प्रेरित करता है, ठीक है। और लास्ट अनिषेक फलन है, आप पढ़ना चाहे मत पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनिषेक फलन क्योंकि मोस्ट लक्षण तो है नहीं, ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको, ये हमारा जिब्रेलिन हार्मोन कंप्लीट है, तो मैंने आपको जिब्रेलिन हार्मोन में पहले उसकी कुछ बेसिक बातें बताई, उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं। देखो, एक तो हमने उसमें बात की कि भाई जिब्रेलिन जो है वो बेकने रोग
याद रखना बेकने रोग से संबंधित है। दूसरी बात, बेवकूफ नवोद्भिद वाला पॉइंट है ना, किस कवक, कौन सा कवक होता है इसको फैलाने वाला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। या सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर है जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से। एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर पे बोर्ड कॉपी में एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए हमें उसके लिए सटीक आंसर देना चाहिए। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है, तो यदि आप लिखेंगे जिब्रेला फ्यूजिकोराई तो ज़्यादा इंप्रेशन नहीं जमेगा। यदि आप लिखेंगे कि जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, ऐसे लाइन लगाकर जब आप उसको लिखेंगे ना तो उसको मतलब बड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर वो प्रभावित होकर एक दो छोटी मोटी आपकी गलती को भी सही कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आंसर भी देना आप सीखो भाई, है ना। तो यहां मैंने आपको 4 उसके कार्य बताए। मुख्य कार्य पहला, पर्व दीर्घन, जिसमें हम बोल्टकरण की बात करेंगे, याद है ना आपको, पर्ण रहित पर्व, है ना। दूसरा था बीजों का अंकुरण या बीजांकुरण, और बाकी तीसरा प्रसुप्ति भंग करता है और पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। क्लियर, जिब्रेलिन हार्मोन। अब आपके 2 हार्मोन हो गए, एक जिब्रेलिन और एक कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा जो हमारा हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। अब इनका इंग्लिश नाम कोई लिखना जरूरी नहीं है, वही इंग्लिश नाम है इनके सेम, है ना, बिल्कुल साइटोकाइनिन का साइटोकाइनिन ही है और कुछ नहीं है। देखिए भाई, साइटोकाइनिन ये तीसरा हार्मोन है हमारे पास। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, आखिर इसकी खोज कैसे हुई, है ना। तो देखो, स्कुग तथा मिलर ने ईस्ट के डीएनए से एक पदार्थ विमुक्त किया जिसे काइनेटिन कहा गया। काइनेटिन। नेक्स्ट पॉइंट, लेथम ने इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लेथम तथा मिलर ने मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन समान पदार्थ विमुक्त किया जिसे जियाटिन कहते हैं। नोट, जियाटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। देखिए भाई, ये है हमारे साइटोकाइनिन की थ्योरी। ठीक है, या हिस्ट्री जिसको हम बोलेंगे। तो आप ध्यान से समझो कि आखिर किस प्रकार साइटोकाइनिन की खोज हुई थी, किस वैज्ञानिक ने की और कैसे की। तो पहले 2 वैज्ञानिक थे, स्कुग और मिलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया
इन्होंने जो यीस्ट होता है माइक्रोसीस सेरेविसी, उस यीस्ट के डीएनए से एक पदार्थ विमुक्त किया, एक वृद्धिकारी उत्तेजनशील पदार्थ विमुक्त किया, जिसे नाम दिया गया काइनेटिन। क्या नाम दिया गया भाई? काइनेटिन नाम दिया गया। याद रखो आप इसको। यीस्ट के डीएनए से स्कूग और मिलर ने एक पदार्थ निकाला जिसे काइनेटिन कहा गया। फिर एक वैज्ञानिक थे लेथम, ठीक है। लेथम ने इस काइनेटिन पदार्थ को कहा साइटोकाइनिन। क्या कहा भाई? साइटोकाइनिन। बात समझ में आ रही है? लेथम ने जो काइनेटिन की खोज की थी ना, स्कूग और मिलर ने, उसी को इसने क्या नाम दिया? साइटोकाइनिन नाम दिया। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसकी खोज तो की इन्होंने, लेकिन इसको नाम किसने दिया? लेथम ने, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेथम और मिलर दोनों ने जो मक्का होता है उसके भ्रूणपोष से, एंडोस्पर्म से, एक काइनेटिन के जैसा ही पदार्थ अलग किया और उस पदार्थ को नाम दिया जियाटिन। मैं आपको बता दूं कि जो जिया शब्द है, जिया, वो उसका बॉटनिकल नेम होता है मक्का का जियामेज। उसका वानस्पतिक जो नाम है मक्का का वो क्या होता है? जियामेज होता है। उसी से संबंधित करके इसका नाम दिया गया जियाटिन, है ना। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जो जियाटिन है वो एकमात्र नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। जियाटिन एकमात्र नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो हम इसकी हिस्ट्री में जो हमें पॉइंट पढ़ने थे वो यही पढ़ने थे, है ना। याद रह जाएगा आपको। स्कूग और मिलर ने यीस्ट के डीएनए से काइनेटिन पदार्थ अलग किया, लेथम ने उसी को साइटोकाइनिन नाम दिया, और फिर लेथम और मिलर ने मक्का के भ्रूणपोष से एक पदार्थ अलग किया जिसे जियाटिन कहते हैं, और जियाटिन एकमात्र प्राकृतिक साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आराम से आपको याद रह जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी है आपको, ऐसे थोड़े हो जाएगा, है ना। अब आप याद करना है इसको, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है ना भाई। चलिए, तो ये था साइटोकाइनिन की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्यकीय प्रभाव। कार्यकीय प्रभाव। अब कार्य के प्रभाव में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसका काम है वो है कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां हेडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो थ्योरी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थ्योरी लिखूंगा, फिर समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, यह हार्मोन कोशिका का विभेदन करता है। नेक्स्ट, ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में ऑक्सिन के साथ यह निम्न कार्य करता है। पहला पॉइंट, यदि साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में व ऑक्सिन कम मात्रा में हो तो
कैलस से प्रहरोह का विकास होता है। दूसरा पॉइंट, यदि साइटोकाइनिन कम व ऑक्सिन अधिक हो तो कैलस जड़ों का विकास, या मैं कहूँ कैलस से जड़ें निकलती हैं। यदि ये दोनों समान मात्रा में हों तो जड़ व प्रहरोह दोनों का निर्माण एक साथ होता है। ठीक है, सुनिए भाई, ये इंपॉर्टेंट कार्य होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का। हमें इस हेडिंग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्ट नॉलेज के लिए ये एक विधि समझनी है, ऊतक संवर्धन विधि। ठीक है, ऊतक संवर्धन विधि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो, ऊतक तो आप सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन विधि से अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कुछ हार्मोन्स का प्रयोग कर हम किसी भी प्लांट के टिश्यू से उस पूरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ी एक टेक्निक है ना। चैप्टर 16 में हम अपने टिश्यू कल्चर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, आपको सारी चीज़ ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझो। अब वो ये कहना चाहता है, कैलस एक शब्द है यहाँ पर कैलस, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऊतक होता है और ऊतकों का जो समूह होता है जो असंगठित या संगठित हो जाता है, मतलब बहुत सारे ऊतक जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक समूह होता है जिसको हम कैलस कहते हैं। और जो कैलस होता है ना, उस कैलस से जड़ और प्रहरों निकलती हैं जिससे एक नया प्लांट बनता है। अरे भाई, हम टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, ऊतक संवर्धन विधि पढ़ रहे हैं। अब ऊतक संवर्धन विधि में, क्योंकि ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ऊतक संवर्धन विधि में ये मुख्य भूमिका निभाता है, बताया था नहीं बताया था, है ना। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों हार्मोन मिलकर ऊतक संवर्धन विधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये दो हार्मोन नहीं हो तो हम कभी भी टिश्यू कल्चर जैसी इम्पोर्टेंट टेक्निक को नहीं कर सकते, जिसके वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग है। 16 चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि हम आजकल कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक पहुँच गई है वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर इनका वास्तव में कितना इम्पोर्टेंसी है इनकी। ठीक है, देखो अभी ध्यान से समझो, बात चल रही है टिश्यू कल्चर पर। टिश्यू कल्चर में हम जनरली क्या करते हैं, एक प्लांट का हमने ऊतक लिया और इस ऊतक को हम एक अपनी प्लेट में या जो भी है अपना, जो भी बीकर वगैरह जो भी है उसको उसमें डाल देते हैं और इसमें अपने हार्मोन्स डाल देते हैं। तो ये जो ऊतक है ना, पहले कुछ असंगठित इस प्रकार का समूह बनाता है, इसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, अब इस कैलस से क्या होता है, आगे चलकर जड़ें और प्रहरों निकलता है। तो देखिए, यदि इस कैलस से जड़ें और प्रहरों निकलें तो एक नया प्लांट यहाँ पर बना कि नहीं बना। ये प्लांट किससे बना, किसी भी पौधे के ऊतक से। कोई सी बीज का प्रयोग नहीं किया हमने, किसी भी विधि का प्रयोग नहीं किया, ना ही ये अलैंगिक जनन विधि का प्रयोग किया। डायरेक्ट हमने ऊतक से नए प्लांट को बना लिया।
किसकी सहायता से? अपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सहायता से। ठीक है, अब देखना यह है कि कौन से हार्मोन की कितनी मात्रा में वो क्या इफेक्ट दिखाते हैं, यही हमें समझने वाली बात है। तो देखिए, अब आप समझिए, ये कह रहा है कि ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में ऑक्सिन के साथ ये निम्न कार्य करता है। आपको केवल बेसिक नॉलेज के लिए समझना है। देखो, साइटोकाइनिन एक बहुत बड़ा नाम है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की तुलना करें तो सबसे बड़ा नाम कौन है? साइटोकाइनिन, है ना। और एक प्लांट जो होता है उसमें प्रहरोय और जड़, कौन सा बड़ा शब्द है? प्रहरोय। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको इसको याद करने का, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। साइटोकाइनिन बड़ा नाम, तो प्लांट के प्रहरोय और जड़ में से कौन सा बड़ा नाम? प्रहरोय। तो आप याद रखना, यदि उस विलयन में, पोषक विलयन में जिसमें हमारा ऊतक पड़ा हुआ है, उसमें साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सिन की कम होगी। भाई ये सिंपल है। तो कौन सी चीज का विकास होगा उस कैलस में? अरे साइटोकाइनिन बड़ा नाम तो प्रहरोय बड़ा नाम। याद हो गया बस हमें कि यदि साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा है तो पौधे से प्रहरोय का विकास होता है, और यदि ऑक्सिन की मात्रा अधिक है तो जड़ का विकास, क्योंकि ऑक्सिन छोटा नाम है तो जड़ छोटा नाम है। सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत है इनको समझने में? देखो, विलयन में, मान लीजिए ये विलयन है, यदि सॉल्यूशन में हम साइटोकाइनिन अधिक डाल दें तो इस कैलस से केवल प्रहरोय का विकास होगा, जड़ नहीं निकलेंगी। अब एक बात आप नोट कीजिए, आप ध्यान लगाइए, जड़ों के समारंभन के लिए कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, अर्थात ऑक्सिन हार्मोन नहीं है क्या? तो यहाँ जो जड़ें निकलेंगी वो किस हार्मोन की उपस्थिति से निकलेंगी? ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति से। क्लियर तो है? सिंपल सी बात है यार, है ना। तो देखिए, आइए, यदि सॉल्यूशन में साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा हो और ऑक्सिन की कम हो तो उस कैलस से किसका विकास होगा? प्रहरोय का। और यदि साइटोकाइनिन की कम हो और ऑक्सिन की ज़्यादा हो तो कैलस से क्या निकलेंगी? जड़ें निकलेंगी। और यदि दोनों को हम समान मात्रा में देंगे तो कैलस से एक साथ जड़ और प्रहरोय निकलेंगे, जिससे एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा हमारा ऊतक, और उसको यहाँ से निकालकर जमीन में बोकर एक नया पौधा तैयार कर लेंगे, है ना। तो ये सारी घटना किस पे डिपेंड है? अपने हार्मोन्स पर। ठीक है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का महत्व तो आप समझ गए। अब इनकी मात्रा हमें जनरली याद रखनी है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन बड़ा नाम तो प्रहरोय, ऑक्सिन छोटा नाम तो जड़। सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लेंगे, नहीं कर लेंगे आप इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, पहला कार्य हो गया भाई कोशिका विभेदन। दूसरा जो इसका कार्य है, जो कि इंपॉर्टेंट कार्य है, और वो इंपॉर्टेंट क्या काम है भैया इसका? शीर्ष प्रभाविता का विरोध। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? अरे ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम था? मुख्य काम शीर्ष प्रभाविता को बना के रखना, लेकिन साइटोकाइनिन उस शीर्ष प्रभाविता का निरोध करता है, उसका विरोध करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑक्सिन के अगेंस्ट काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या करता है? शीर्ष प्रभाविता को नष्ट करके पार्श्व कलिका की वृद्धि करवाता है। बताओ होगा कि नहीं होगा इसका ये काम? होगा ना। कि ये जो हार्मोन्स है जिसको हम साइटोकाइनिन कह रहे हैं, ये क्या काम करेगा भाई? ये उस पौधे की शीर्ष को नष्ट तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी वृद्धि को रोककर
साइड की कलिकाओं की क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भाई इसका मुख्य कार्य है ना। एक इसका मुख्य कार्य पहला था जिसको हम कोश का विभेदन कह रहे थे, जिससे जड़ और प्रहरों का निर्माण होगा। ठीक है, मोस्टली आप याद रखो कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो ऊतक संवर्धन विधि में प्रहरों विकास को प्रेरित करता है, ये आप इतना याद रखना। दूसरा कार्य होता है इसका शीर्ष प्रभाविता का निरोध करना, अर्थात ये प्लांट के शीर्ष प्रभाविता को नष्ट कर पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, तीसरी बात है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रसुप्ति को नष्ट करना, प्रसुप्तावस्था को कंट्रोल करना। तो ये कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट काम नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है वो है जीर्णता विलंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जीर्णता विलंब। क्या है भाई जीर्णता विलंब? देखो पहले तो आप जीर्णता समझो, ये क्या होता है जीर्णता। जीर्णता का मतलब होता है वृद्ध अवस्था। क्या होता है? वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था कब आती है? जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लग जाएं, एंजाइम्स वगैरह वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएं, तो हमारी कोशिकाएं वृद्ध हो जाती हैं, जिससे हम वृद्धावस्था बोलते हैं। वृद्धावस्था तो प्लांटों में भी तो वृद्धावस्था आती है ना, है ना, आती है, तो उसको हम बोलते हैं जीर्णता। लेकिन जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांटों में क्या करता है? उस जीर्णता को विलंब करता है, अर्थात उस जीर्णता को नहीं आने देता, उसको रोकता है। समझ में आ रही मेरी बात? कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या कर रहा है ये साइटोकाइनिन हार्मोन? उन प्लांटों में जो जीर्णता आती है प्लांटों में, उस जीर्णता को रोकने का काम करता है। और जीर्णता आने के लिए जिन चीजों का विघटन होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन जिनका विघटन होता है, उस विघटन को रोककर ये जीर्णता को विलंब कर देता है। और आपको यहां से एक पॉइंट याद रखना है, साइटोकाइनिन से हुए जीर्णता विलंब को रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा रिचमोंड लैंग प्रभाव क्या है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से पौधों में हुई जीर्णता विलंब को रिचमोंड लैंग प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ गई बात? इसका अध्ययन रिचमोंड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो इफेक्ट हो रहा है साइटोकाइनिन से, क्या इफेक्ट हो रहा है कि जो जीर्णता है वो देरी से आ रही है पौधों में, तो इसी इफेक्ट को उन्होंने रिचमोंड लैंग प्रभाव कहा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ हमने आज 2 प्रकार के प्रभाव देखे, एक तो बोल्टकरण प्रभाव जो कि जिबरेलिन हार्मोन से संबंधित है, और एक रिचमोंड लैंग प्रभाव जो साइटोकाइनिन हार्मोन से संबंधित है। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ साइटोकाइनिन हार्मोन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज हमने अपने 2 हार्मोन्स पढ़ लिए, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, अब हमारे 2 हार्मोन और हैं जो छोटे छोटे हैं, एथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, उनके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और कल हमारे ये जो हार्मोन हैं 5 वो कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर में अभी 2 या 3 दिन लगेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हार्मोन हमारे जो 5 हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं वो हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आप आज केवल इन्हीं 2 हार्मोन्स के कार्य देखना, जिबरेलिन के और साइटोकाइनिन के। ठीक है, बाकी बातें करेंगे अब कल।